जमालपुर गांव में रहता है सीनैया। एक दिन अपने बास के ऑटो की ओर देखते हुए, शुरुआती दिनों में जब मैं तुम्हें बनाकर लोगों के सामने लेकर आया तो लोगों ने कहा वाओ, बांस की डंडियों का ऑटो। वे मेरे ही ऑटो में सफर करते थे और मुझे ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ऐसे कई ऑटो चल रहे हैं, तुम्हारी तरफ से कोई आमदनी नहीं। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करूं। सीनैया चिंता करता रहता है। उसकी पत्नी सुरेखा वहां आती है और हम नहीं रख सकते अब इस ऑटो को, इसे यहाँ से हटा दो। इसकी वजह से हम पर जो कर्ज चढ़ रहा है वो आमदनी से कहीं ज्यादा है। तुम बेवजह कुछ मत कहो, मैं अपने अच्छे दिन फिर से लौटा लाऊंगा। सुरेखा चुपचाप अंदर चली जाती है। सीनैया अपने बास के ऑटो पर खड़ा होता है और सोचता रहता है कि कैसे फिर से पैसा कमाया जाए। तभी वो ट्रेन के सायरन की आवाज सुनता है। सीनैया के दिमाग में तुरंत एक विचार आता है, वो है बैम्बू स्टिक ट्रेन। बिना समय बर्बाद किए वो जंगल में जाकर बांस की डंडियां काटकर घर ले आता है। वो दिन रात मेहनत करता है और आखिर में वो बैम्बू ट्रेन बना लेता है। उसकी पत्नी सुरेखा और बेटी बांस की ट्रेन को देखकर खुश हो जाती हैं। सीनैया अपनी नई बनी बांस की ट्रेन से पूरे गांव में घूमता रहता है। उस ट्रेन को देखकर ग्रामीण हैरान रह जाते हैं। उस दिन से ग्रामीण उसकी बांस ट्रेन का उपयोग करते हैं और उस यात्रा के दौरान रोमांच महसूस करते हैं। इससे सीनैया की आमदनी बढ़ जाती है। एक फणींद्र सीनैया की बांस ट्रेन के बारे में जानकर सीनैया के पास आता है। वो सीनैया को उसकी ट्रेन के समान एक और बांस ट्रेन तैयार करने के लिए कहता है। सीनैया, तुम जितना भी पैसा मांगोगे मैं दूंगा। बांस की ट्रेन बनाकर जरा मुझे भी दे दो ना। फणींद्र सीनैया को कुछ पैसे देता है। आप 3 दिन के बाद यहाँ वापस आना और अपनी ट्रेन ले जाना। उस आश्वासन के साथ फणींद्र वहाँ से चला गया। सीनैया अपनी पत्नी को बुलाता है और उसे पैसे देता है। सुरेखा पैसे पाकर खुश होती है। 2 दिनों के बाद सीनैया जंगल से बांस काटने के लिए गया और लकड़ी लेकर आया। फिर वो बांस ट्रेन तैयार करता है। जैसा उसने कहा था, फणींद्र तीसरे दिन वहां आता है और बांस की ट्रेन को ले जाता है। सीनैया द्वारा बनाई गई बांस ट्रेन की खबर आसपास के गांव में फैल जाती है। ये जानकर बहुत सारे लोग बांस ट्रेन बनाने के लिए सीनैया के पास पहुंचे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सीनैया की आमदनी बढ़ती ही जाती है, लेकिन धीरे धीरे सीनैया का आलस भी बढ़ता जाता है। पड़ोस के गांव से एक दिन गणेश नाम का एक व्यक्ति सीनैया के पास आता है। वो सीनैया से बांस की ट्रेन बनाने और उसे देने का अनुरोध करता है। वो उसे पूरे पैसे भी देता है। सीनैया पैसे ले लेता है और गणेश को बांस की ट्रेन लेने के लिए 3 दिन बाद आने के लिए कहता है। बिना कोई और बात कहे गणेश वहाँ से चला जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं और गणेश बांस की ट्रेन लेने के लिए सीनैया के पास आता है। सीनैया को समझ नहीं आता कि गणेश को क्या जवाब दे। वो सोचता है कि वो बांस की ट्रेन बनाने से मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने पूरी रकम ले ली। प्लीज मुझे कुछ और दिन का समय दे दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो ट्रेन तैयार नहीं कर सका। तुम 1 हफ्ते के बाद आना, मैं ट्रेन तैयार कर दूंगा और तुम्हें दे दूंगा। सीनैया के ऐसे कहने पर गणेश क्या कहता, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। सीनैया का आलस दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वो वादा किए गए सप्ताह के समय के भीतर फिर से ट्रेन नहीं बनाता है। ये देख के उसकी पत्नी सुरेखा, अयो रामा, अपनी आलस से यदि तुम काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। उसे दिया गया सप्ताह का समय कल तक समाप्त हो जाएगा। वो कल आएगा तो तुम उससे क्या कहोगे। तुम ज्यादा बात मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कैसे करोगे और कब करोगे। जंगल में जाकर बांस की डंडियां लाने से शुरू करना है, तभी तो ट्रेन तैयार हो पाएगी। कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम चुप रहो और अंदर जाओ। आ गई मुझे पाठ पढ़ाने। ये कहकर सीनैया अपने घर में पहले से बेकार पड़ी बांस की डंडियों को इकट्ठा करता है और बांस की ट्रेन तैयार कर देता है। ये देखकर, तुम इन टूटे डंडों से ट्रेन बना रही हो। रेलगाड़ी रोकते समय टूट जाएगी तो सोचो कितनी जानें जाएंगी। सीनैया को उसकी बातें पसंद नहीं आती और गुस्से में,
तुम कुछ नहीं जानती, तुम अंदर जाओ, मेरे काम में दखल मत दो, कहा है ना मैंने तुमसे। सीनैया चिल्लाता है और उसे अंदर भेज देता है। गणेश वहां आता है और सीनैया उसे ट्रेन दे देता है। गणेश ट्रेन लेता है और चुपचाप चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं और सीनैया का आलस और भी बढ़ता ही जाता है। वो हर समय काम टालता ही रहता है। ऑर्डर्स के पैसे लेता रहता है और काम करके देता नहीं। गणेश की बास की ट्रेन के चलते हुए एक एक करके डब्बे अलग होते जाते हैं। गणेश सोचता है कि सीनैया ने पैसे पूरे लेकर भी उसे बेकार बास की डंडियों से बनी ट्रेन दे दी, तो वो गुस्से में सीनैया के घर आता है। तूने मुझसे पैसे तो पूरे ले लिए और बेकार की बांस की लकड़ियों से बनी ट्रेन मुझे पकड़ा दी। मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुमने मेरे साथ जो धोखेबाजी की है उसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। गणेश ने सीनैया को धमकाया तो सुरेखा डर गई। तुम्हारे आलस के कारण हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अब कम से कम अपनी आंखें खोलो और आलस से तौबा तो करो। इस बार सीनैया को पत्नी की बात समझ में आती है। वो अपना आलस छोड़ देता है और पहले की तरह अपना काम करना शुरू कर देता है। गगनपुर गांव में आनंद भूपति एक बड़ा जमींदार था। उसके ढेर सारे व्यवसाय थे। उसमें से एक उसका स्विमिंग पूल का बिजनेस भी था। उसने अपने घर के सामने एक बड़े पूल का इंतजाम किया और वयस्कों के लिए 100 रुपए का टिकट और बच्चों के लिए 50 रुपए का टिकट रखा। उसने स्विमिंग पूल में टिकट चार्ज करके खूब कमाई की। उसके पास यादगिरी नाम का एक नौकर था। यादगिरी एक गरीब आदमी था। वो वहाँ सफाई का काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन भूपति स्विमिंग पूल के पास आया। अरे यादगिरी, हमारा स्विमिंग पूल कैसा चल रहा है? ये तो एक फूल की तरह खिला रहता है बाबूजी। बड़े मजे लेकर कह रहे हो ये बात तुम मुझसे? ऐसा कहकर वो उसे डांटता है और उसके मुंह में जो कुछ अनाप शनाप आता है बोल देता है। यादगिरी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और चुपचाप वहाँ से चला गया। रात हो चुकी थी, लेकिन यादगिरी अभी तक अपने घर वापस नहीं आया था। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और उसके बच्चे बेटा मनीष और बेटी कविता घर पर पढ़ रहे थे। क्या हो गया आज? मेरा पति अभी तक घर नहीं आया। एक बार जमींदार के घर पर टिक कर आऊं तो ठीक लगेगा। सोचकर वो भूपति के घर चली गई। एक चौकीदार जो घर पर पहरा दे रहा था श्यामला को आते देखता है। तुम कौन हो? रात के इस पैर में तुम यहाँ जमींदार के घर क्यों आई? भैया, मेरे पति यहाँ पर काम किया करते हैं। यादगिरी नाम है, आज घर नहीं आए। ओ, तुम यादगिरी की पत्नी हो? फिर चौकीदार ने उसे सारी घटना सुनाई। उसे बहुत बुरा लगा और रोती हुई घर वापस आ गई। बच्चों ने उससे पूछा, उसने उन्हें पूरी बात कह सुनाई। तो श्यामला के साथ साथ बच्चे भी अपने पिता के लिए दुखी हुए और उसकी तलाश में निकल गए। वे सभी उस गांव के बस स्टैंड पर पहुंच गए। सभी और देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। लेकिन कुछ ही दूरी पर उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया। वे तीनों जल्दी जल्दी वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां यादगिरी खुदाई कर रहा है। तुम घर आई नहीं? रात में इस समय यहाँ इस जगह क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना श्यामला, तुम्हें और बच्चों को मेरी तलाश करनी पड़ी, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, किसी ने नहीं बताया। तुम्हें तलाशते तलाशते यहाँ तक पहुँचे हैं। जमींदार ने अगर कुछ कह दिया तो तुम इतने परेशान हो गए। मुझे माफ कर दो श्यामला। आज जमींदार ने अपने स्विमिंग पूल के पास मुझे बहुत डांटा। उसने मेरा मजाक उड़ाया कि तुम गरीब हो, कुछ नहीं कर सकते। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मैं हमारे रामराजू भाई से मिला, उनसे बात की और इस जगह को लीज पर ले लिया। यहाँ मैं एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल हाउस बनाने जा रहा हूँ। फिर मैं भी उस जमींदार की तरह पैसा कमा कर दिखाऊंगा। हमें ये सब क्यों करना चाहिए जी? हम अपना दिहाड़ी का काम। अब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जमींदार की बातों ने मेरे सोए हुए जमीर को जगा दिया है श्यामला। मैं सभी सुविधाओं के साथ एक भूमिगत स्विमिंग पूल बनाना चाहता हूँ। हाँ, और बना कर दिखाऊंगा, तुम देखना। तुम इन बड़े लोगों के साथ क्यों भिड़ना चाहते हो? श्यामला, तुम नहीं जानती, उस जमीन के मालिक ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उसके जवाब में मैं ये स्विमिंग पूल हाउस बनाऊंगा। तुम लोग घर जाओ। नहीं पापा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा आपकी मदद करूंगा। जमींदार अंकल का बेटा भी ना स्कूल में बहुत अड़ी में रहता है। उसे कमांड है क्योंकि वो अमीर है। हमें यहाँ स्विमिंग पूल जरूर बनाना है। हमें कम कीमत पर टिकट बेचना है। जब सब यहाँ आने लगेंगे तब पता चलेगा जमींदार और उसके बेटे को। हाँ नहीं तो। माँ, तुम डर रही हो ना, तो तुम घर जाओ।
35 और मैं स्विमिंग पूल के पूरा बनने के बाद घर वापस आ जाएंगे। बच्चों ने जब इतना जोश दिखाया तो श्यामला भी उनके साथ जुट गई। वे भूमिगत खुदाई शुरू करते हैं और वहाँ एक सुंदर घर बनाना शुरू करते हैं। उस घर में लोगों के रहने की व्यवस्था करके वो पैसे कमाते हैं और उस कमाए पैसों से उनका अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल तैयार हो जाता है। वे सामने एक बड़ा बोर्ड रखते हैं जो एक भूमिगत स्विमिंग पूल हाउस के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने बड़ों के लिए 50 रुपए और बच्चों के लिए 25 रुपए का टिकट उस बोर्ड पर लिखकर सबके लिए रखा। क्योंकि ये एक हाईवे था, यात्री उस बड़े होर्डिंग को आराम से देख लेते हैं और फिर टिकट की कीमत भी बहुत कम होती है। ये सभी यादगिरी के स्विमिंग पूल के प्लस पॉइंट थे, इसीलिए उसका स्विमिंग पूल हमेशा ग्राहकों से भरा रहने लगा और खूब चलने लगा। इस तरह बेचारा यादगिरी एक अमीर यादगिरी में बदल गया और खुश रहने लगा।